कल की क्लास में हम लोगों ने यूरोपीय लोगों के आने का जो क्रम था उसको देख लिया था और इससे संबंधित जो भी बेसिक जानकारियां थी हम लोगों ने कल की क्लास में देख लिया था। उससे आगे आज हम लोग देखते हैं कि ये जो पुर्तगाली आए थे, सबसे पहले आने वाले यूरोपियों में पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों में भी सबसे पहला कौन था? तो वास्को डी गामा था। ये वास्को डी गामा जब भारत आता है तो जिस मार्ग से आता है, जैसे मान लीजिए ये अफ्रीका हो गया, ये हिस्सा हो गया भारत का, तो यहां से ये पुर्तगाल से चलता है और ये पहुंचता है भारत के जो कालीकट में, कालीकट पहुंचता है। और ये इस मार्ग से, जिस मार्ग से आया था, इस मार्ग को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं केप ऑफ गुड होम, केप ऑफ गुड होम। इस मार्ग से, जिस मार्ग से ये वास्को डी गामा भारत आया था, उसको केप ऑफ गुड होप कहते हैं। जब ये पहुंचता है भारत में अर्थात कालीकट में, कालीकट किस स्थान पे? कपुकड़ागु नामक स्थान पर यह पहुंचता है। तो यहां पर जो पहले से स्थापित व्यापारी थे अर्थात अरब व्यापारी, अरब व्यापारियों ने इस वास्को डी गामा का जोरदार विरोध किया। लेकिन जो यहां का जो राजा था उसने क्या कहा वास्को डी गामा से कि नहीं, तुम भी व्यापार कर सकते हो, अरब व्यापारी भी व्यापार करेंगे और तुम भी व्यापार कर सकते हो, खुशी खुशी व्यापार कर सकते हो। यहां का राजा कौन था? तो यहां का जमोरिन राजा था। जमोरिन ने इससे क्या कहा वास्को डी गामा से कि तुम भी जड़ी बूटी, मसाले इत्यादि ले जा सकते हो यहां से, हमारे यहां से आप इन सब सामानों को ले जा सकते हो। वास्को डी गामा इन सब सामानों को खरीदता है और पुनः पहुंचता है अपने देश पुर्तगाल। और पुर्तगाल पहुंचने के बाद इन सामानों को बेचने के बाद वो अच्छा खासा मुनाफा कमाता है, काफी मुनाफा कमाता है। और ये जब टोटल खर्चा निकालता है, यात्रा व्यय निकालता है, जितने भी खर्चे हुए थे आने जाने का, खाना रहने का, सब व्यय निकालने के बाद ये क्या कहता है कि हमने तो भाई 60 गुना लाभ कमाया। 60 गुना लाभ, जब ये बात एक दूसरे से करता है कि हमने तो 60 गुना लाभ कमाया, तो ये बात जंगल में आग की तरह फैलती है। और जब लोगों को ये लगने लगा कि अगर हम एक ही बार चले गए तो हमको अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त हो जाएगा, कुछ साहसी नाविकों ने यह फैसला किया कि अगर ये वास्को डी गामा जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकता। इस तरीके से इस वास्को डी गामा के आने के बाद इसके लाभ और मुनाफे को देखते हुए कई साहसी नाविकों ने यह तय किया कि हम भी पूरब के देशों के साथ व्यापार करने के लिए जाएंगे। इस तरीके से 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान आता है। दूसरा पुर्तगाली अभियान 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में भारत पहुंचता है और इसने भी काफी अच्छा मुनाफा कमाया। जब इन दोनों के मुनाफा को देखते हुए ये हो गया कि चलिए एक आदमी अगर गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, लेकिन इसका जो समूह है ये भी कह रहा है कि अगर हम उससे व्यापार करेंगे तो हमको काफी अच्छा मुनाफा मिलेगा। इस तरीके से ये लोग जब पहुंचते हैं अपने देश तो ये चर्चा जोरों पर होना शुरू कर देती है कि वहां पर पहुंचिए और आप अच्छा खासा मुनाफा कमा के आ सकते हैं। जब ये बात सरकार को पता चलती है तो सरकार ने ये सोचा कि क्यों नहीं हम इनका सहायता थोड़ी सी कर दें। अगर ये लोग कमा के आएंगे, अच्छा मुनाफा कमा के आएंगे तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो शासन सत्ता चलाना अच्छा होगा। तो उसने सोचा कि अगर हम इन लोगों की थोड़ी सी सहायता कर देंगे तो ये अच्छा बिजनेस करेंगे और इनकी सहायता भी हो जाएगी। इन सब योजनाओं के साथ वहां का सम्राट ने क्या कहा कि आपके लिए हम एक वायसराय बना के भेज रहे हैं। हालांकि उससे पहले ही वास्को डी गामा पुनः भारत आता है। पुनः कब भारत आता है? 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आता है। इससे संबंधित पेपर में कई बार प्रश्न पूछा है कि वास्को डी गामा कब भारत आया था। तो कब आने का मतलब है कि एक बार पहले आया था, लेकिन दोबारा कब आया? तो ये दोबारा 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आता है। सरकार ने क्या सोचा कि इनके लिए एक वायसराय बना के भेजा जाए, लेकिन उससे पहले ये इतने तेज थे, पुर्तगाली यहां पर आते थे, इतने तेज थे, इन लोगों ने क्या किया कि 1503 ईस्वी में 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी, पहली फैक्ट्री बना दी।
उसके बाद दूसरा कौन सा बनाया इन्होंने? 1505 ईस्वी में इन्होंने अपनी दूसरी भी फैक्ट्री स्थापित कर दी। कहां पर स्थापित कर दी? कन्नूर में। कन्नूर में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित कर दी। सरकार ने क्या किया कि 1505 ईस्वी में एक वायसराय नियुक्त करता है। किसको? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में नियुक्त पाते हैं। कब आते हैं ये? 1505 ईस्वी में ये वायसराय के रूप में नियुक्त होते हैं। और ये रहते कब तक हैं? तो ये 1509 ईस्वी तक वायसराय के रूप में कार्य करते हैं। जब सरकार ने इनको नियुक्त किया तो इनसे कहा कि एक बात ध्यान रखिएगा, वहां पर जाके आपको झगड़ा लफड़ा नहीं करना है। केवल क्या करना है कि आपको व्यापार करना है। कुछ भी ऐसा करिए जिसके माध्यम से केवल व्यापार हो, अच्छा मुनाफा कमाया जाए। अगर आप वहां पर रहने के लिए दुर्ग भी बना रहे हैं तो ऐसा किला बनाइए, ऐसा दुर्ग बनाइए जो सुरक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण ना हो, बल्कि क्या हो कि वो व्यापारिक दृष्टि से अच्छा हो, व्यापार जहां से अत्यधिक मुनाफा कमाया जाए। इस तरीके से इन योजनाओं के साथ फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भेजा जाता है। और ये जब भारत आता है तो इसने अपनी सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करता है। उस योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए एक योजना प्रस्तुत करता है जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति, ये पूरी तरह से व्यापार करने के लिए ही तत्पर रहता था। शांत जल की नीति कहा जाता है इसकी योजना को। ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करने के साथ यह व्यापार की तरफ दिलचस्पी रखता है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो ब्लू वाटर पॉलिसी नीति लागू किया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि हमें जो है सागर पर अपना साम्राज्य स्थापित करना है। सागर का हमें संपूर्ण केंद्र अपने अधीनस्थ करना है। पुर्तगाली स्वयं को क्या कहते थे? स्वयं को क्या कहते थे? सागर का स्वामी स्वयं को कहते थे। और इनके पुर्तगाली साम्राज्य जो सामुद्रिक साम्राज्य था उसको क्या कहा जाता था? तो उसको एस्तादो द इंडिया कहा जाता था। एस्तादो द इंडिया, पुर्तगाली समुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया कहा जाता था। जब अल्फांसो डी अल्बुकुर्क आता है तो उससे पहले ही इसने क्या किया कि समुद्र पर अपने वर्चस्व स्थापित कर दिया। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जब यहां पर स्थापित होता है तो स्थानीय शक्तियां जो है इससे रुष्ट हो जाती हैं। उनको यह लगता है कि अगर ये पुर्तगाली यहीं के आके रह गए और इसी तरह से व्यापार करेंगे तो हम जो मुनाफा कमा रहे हैं उसमें भी कंपटीशन बढ़ जाएगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। इस प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के लिए जो स्थानीय लोग थे और इनके जो साम्राज्य बढ़ रहा था, समुद्री साम्राज्य जो बढ़ रहा था, उसको रोकने के लिए स्थानीय राजाओं ने क्या किया कि ये योजना बनाई। इसमें कौन था? मिस्र का जो राजा था, मिस्र की राजशाही, उसने क्या कहा कि इनको भगाया जाए। लेकिन भगाना इनको पुर्तगालियों को अकेले की बस की बात नहीं थी। मिस्र के राजा ने क्या कहा कि ऐसा किया जाए कि अगर हम अकेले की बस की बात नहीं है तो मैं एक काम करता हूं, एक संयुक्त बेड़ा बनवाता हूं। संयुक्त बेड़ा बनाने की योजना क्रियान्वित होती है। संयुक्त बेड़े में कौन कौन शामिल होता है? मिस्र, तुर्की और गुजरात। इन लोगों ने एक संयुक्त बेड़े के तहत यह योजना बनाई कि अगर हम पुर्तगालियों पर संयुक्त रूप से आक्रमण करेंगे तभी इनको पराजित किया जा सकता है, अन्यथा इनको पराजित करना दुष्कर कार्य। क्यों? क्योंकि इनकी नौसैनिक शक्ति इतनी मजबूत थी कि अकेले के बूते की बात नहीं थी कि इनको पराजित किया जाए। इस तरीके से इस संयुक्त बेड़े के तहत इन लोगों ने पुर्तगालियों पर 1508 ईस्वी में 1508 ईस्वी में चोल के निकट आक्रमण करते हैं। जब चोल के निकट ये आक्रमण ये लोग करते हैं तो यहां से एक प्रश्न बनता है कि ये जो मिस्र है इसके सेना का नेतृत्व करता कौन था? मिस्री सेना का जो नेतृत्व करता था, मिस्री सेना का नेतृत्व करता था सेनापति अमीर हुसैन। अमीर हुसैन। और इस गुजरात की जो सेना थी अर्थात भारतीय सेना थी उसका नेतृत्व करता कौन था? तो गुजरात के सेना का नेतृत्व करता मलिक अय्याज।
और इस जो दूसरा पक्ष था अर्थात पुर्तगालियों का, पुर्तगाली सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो पुर्तगाली सेना का नेतृत्व फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा का पुत्र जेम्स लोरेंको कर रहा था। जेम्स लोरेंको, इसके नेतृत्व में, और ये जो संयुक्त बेड़ा था, इन सामूहिक लोगों के नेतृत्व में 1508 ईस्वी में चोल के निकट भीषण युद्ध होता है। और भीषण युद्ध में क्या होता है कि पुर्तगालियों की बुरी तरह से पराजय होती है, और साथ में ये जो उसका सेनापति अर्थात उसका लड़का था जेम्स लोरेंको, ये मारा जाता है। इस पराजय और अपने पुत्र की मृत्यु से फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा को काफी आघात पहुंचता है। वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने की हर संभव कोशिश करता है और इसमें वो सफल भी होता है। अपनी वापसी से पहले उसने 1509 ईस्वी में जब वो गुजरात से वापस जाता है, अर्थात भारतीय क्षेत्र से जब वापस जाता है अपने देश, उससे पहले ही 1509 ईस्वी में इस संयुक्त बेड़े को वो पराजित कर देता है। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के बाद द्वितीय पुर्तगाली वायसराय नियुक्त होता है। दूसरा पुर्तगाली वायसराय आता है अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। अल्बुकर्क ये कब आता है? तो ये 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक ये भारत में पुर्तगाली क्षेत्र के वायसराय के रूप में नियुक्त थे। यहां अल्फांसो डी अल्बुकर्क का जब नियुक्त होती है तो इसने जो सरकार की पहली योजनाएं थी, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा की जो नीतियां थी, उसके उलट इसने कार्य करना शुरू कर दिया। उसने क्या किया कि इसने जो अभी अल्फांसो डी अल्बुकुर्क आता है, उससे पहले जो पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, उसकी नीति ब्लू वाटर पॉलिसी, इसने क्या किया कि उस नीति में परिवर्तन कर दिया। इसने 1510 ईस्वी में गोवा के ऊपर आक्रमण कर दिया। गोवा के ऊपर आक्रमण किया। ये जो गोवा था उस समय किसके कब्जे में था? बीजापुर के शासक थे। बीजापुर के कौन? यूसुफ आदिल शाही से ऊपर इसने आक्रमण किया और इन्हें पराजित करके गोवा पर अधिकार कर लिया 1510 ईस्वी में। और जब इसने गोवा पर अधिकार किया तो यहां से क्या बनता है कि ये भारतीय क्षेत्र में कब शामिल हुआ? जैसे एक प्रश्न बनता, कई बार पेपर में पूछा है कि सबसे पहले आने वाले कौन से यूरोपीय थे, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि पुर्तगाली थे। लेकिन पेपर में क्या पूछता है कि सबसे आखिर में जाने वाले कौन से यूरोपीय थे, तो सबसे आखिर में जाने वाले यही पुर्तगाली थे। हमारे दिमाग में क्या उठता है कि जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आजाद हो गया, अर्थात अंग्रेजों ने भारत को आजाद कर दिया और कुछ समय के बाद अंग्रेज चले गए, तो इसके बाद ये आखिरी यूरोपीय थे। अंग्रेजों के जाने के बाद कोई बचा नहीं था। लेकिन हमारा यही से गलतफहमी होती है कि ये पुर्तगाली थे, सबसे आखिर में जाने वाले यूरोपीय थे। ये गोवा जो 1510 ईस्वी में इन्होंने विजय प्राप्त की थी, ये मुक्त कब होता है, अर्थात भारतीय क्षेत्र में कब आता है? तो ये 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को भारत के अधीनस्थ ये गोवा होता। तब तक 1961 ईस्वी तक गोवा पर किसका अधिकार था? तो पुर्तगालियों का था। अंग्रेज कब चले गए? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद करने के बाद धीरे धीरे ये लोग भारत छोड़ के चले गए। लेकिन पुर्तगाली कब गए? 1961 ईस्वी में गए। आखिर में भारत से जाने वाले पुर्तगाली ही थे और आने वाले भी पहले यही थे। तो इस तरीके से इन्होंने 1510 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकुर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिया। और इसने क्या किया? इसने अपने क्षेत्र में कहा कि सती प्रथा नहीं चलेगी। सती प्रथा पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। कहा कि जो भी औरतें हैं, जो भी महिलाएं हैं, उनको जबरन जो है सती प्रथा के तहत जलाया नहीं जाएगा। इस प्रथा पर रोक लगा दिया। और इसने क्या कहा कि जो भी इसके साथ पुर्तगाल के आए हुए हैं या जो भी पुर्तगाली भारत में हैं, उन्हें क्या कहा कि आप लोग भारतीय महिलाओं से शादी करिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका यह नीति थी कि अगर हम भारतीय महिलाओं से शादी करेंगे तो ये जो भारतीय हैं अर्थात स्थानीय लोगों का हमें स्नेह प्राप्त होगा। क्यों? कि भारतीयों
से अगर हम शादी करेंगे तो ये लोग हमें अपना समझना शुरू कर देंगे और किसी भी आपात स्थिति में, किसी भी संकट काल में हमारा साथ देंगे। हमें सहायतार्थ जो है कुछ न कुछ सहायता इनकी मिल जाएगी। इसलिए इसने क्या प्रोत्साहित किया, इसने कहा कि भारतीय महिलाओं से शादी करो। जो भी यूरोपीय हैं, पुर्तगाली हैं, उन्हें भारतीय महिलाओं से शादी के लिए प्रोत्साहित किया, महिलाओं से शादी के लिए प्रोत्साहित किया। साथ में इसने क्या किया कि अपनी जो राजधानी थी, इसने कोचिन को राजधानी बनाया। जो फैक्ट्री स्थापित हुई थी उसी जगह को इसने क्या बनाया, अपनी राजधानी। अर्थात सारे कार्य का जो कार्यालय होंगे, कार्य जहां से होंगे वो कोचिन से होंगे। इस तरीके से अल्फांसो डी अल्बुकुर्क को पुर्तगाली वायसराय के रूप में इसे संस्थापक कहा जाता है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। वैसे फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा प्रथम पुर्तगाली वायसराय था, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो अल्फांसो डी अल्बुकुर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। उस समाज में एक शब्द था जो काफी चर्चित था, कौन सा, 3G। 3G वो मोबाइल वाला 3G नहीं, ये शब्द है 3G अर्थात 3G। इसके तहत जितने भी यूरोपीय लोग आए थे उनके दिमाग में क्या था, इसी 3G को लागू करना चाहते थे भारतीय क्षेत्र पर। लागू क्या, अपनी आवश्यकता अनुसार इसे प्रयोग करते थे। जैसे पहले जी का अर्थ इन लोगों ने क्या बनाया, गॉड। ये लोग स्वयं का प्रचार कर रहे थे, किस धर्म का, ये धार्मिक प्रचार के उद्देश्य से भारत में आए और इन लोगों ने ईसाई धर्म का प्रचार किया, भारतीयों को ईसाई बनाने का प्रयास किया। और दूसरे जी का अर्थ गोल्ड, अर्थात इनका मकसद ये था कि हमें अत्यधिक धन अर्जित करना है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा के हमें अपने देश स्वदेश लौटना है और वहां पर धनाढ्य के रूप में, आर्थिक शक्ति के रूप में हमें वहां प्रस्तुत होना है। इस तरीके से ये लोग किसी भी तरीके से अत्यधिक मुनाफा कमाने की हमेशा योजना बनाते थे। और तीसरा कौन सा जी था, ग्लोरी। ग्लोरी अर्थात स्वयं से अत्यधिक ये प्रतिष्ठित होना चाहते थे, जहां पर ये थे उससे भी अत्यधिक ये प्रतिष्ठित होना चाहते थे। इनका ये मकसद था कि मैं श्रेष्ठ हूं। जैसे पुर्तगाली ये सोचते थे कि मैं श्रेष्ठ हूं, अंग्रेज ये चाहते थे कि मैं श्रेष्ठ हूं, डच ये चाहते थे कि मैं श्रेष्ठ हूं। इन्हीं श्रेष्ठता को कायम करने के चक्कर में इनका आपस में युद्ध होता था और ये युद्ध जो है केवल इसलिए होता था कि हमें अत्यधिक धन कमाना है, साथ में क्या है कि हमें प्रतिष्ठित भी होना है। उसके बाद कई वायसराय आते हैं, जहां से पेपर में प्रश्न निकल के आता है, हम उस वायसराय को देखते हैं। कौन सा वायसराय, नीनो डी कून्हा। ये कब आते हैं, ये 1529 ईस्वी के रूप 29 ईस्वी में भारत के पुर्तगाली क्षेत्र के वायसराय के रूप में नियुक्त होते हैं और रहते कब हैं, 1538 ईस्वी तक ये भारतीय क्षेत्र में रहते हैं। इन्होंने क्या ऐसा कर दिया कि जिससे पेपर में प्रश्न निकल के आते हैं, हम लोग उसको देखते हैं। इसने सबसे पहले क्या किया कि जो कार्यालय कोचीन में स्थापित था उसने इसको ट्रांसफर कर दिया, उसको स्थानांतरित कर दिया। इसने कहा किया, गोवा को अपनी राजधानी बनाया। गोवा किसने विजिट किया था, 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाही से अल्फांसो डी अल्बुकुर्क ने जीता था। अब इसने क्या किया, गोवा को अपनी राजधानी के रूप में परिवर्तित कर दिया। कोचीन के स्थान पर अब कौन सा पुर्तगाली क्षेत्रों का कार्यालय होगा, वो गोवा होगा। साथ में इसने क्या किया, इसने भी अल्फांसो डी अल्बुकुर्क की ही नीति का पालन किया। इसने 1535 ईस्वी में दीव को जीत लिया और 1539 ईस्वी में दमन को जीत लिया। दीव और दमन पर ये पुर्तगालियों का तब तक अधिकार बना रहा, कब तक, जब हम लोगों ने देखा गोवा पर अधिकार छोड़कर ये गए हैं। उसी समय इस 1535 और 1539 ईस्वी के विजित क्षेत्रों को भी इन लोगों ने छोड़ा। अर्थात 1961 ईस्वी में दमन और दीप पर भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया। उससे पहले इस पर किसका अधिकार था, तो उससे पहले इस पर पुर्तगालियों का अधिकार था। पुर्तगाली आते हैं, यहाँ पर अपना जो है व्यापार करते हैं, साथ में साम्राज्य भी स्थापित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो हमारे क्षेत्र में आते हैं, अर्थात भारतीय क्षेत्र में आते हैं, तो कुछ ना कुछ लाभ भी हमको देके जाते हैं। जैसे लाभ इन लोगों ने क्या दिया, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने किया, तो पुर्तगालियों ने किया, प्रिंटिंग प्रेस।
प्रिंटिंग प्रेस अर्थात छपाई मशीन। छपाई वाली मशीन का सबसे पहला प्रयोग किसने किया या हमको परिचित किसने करवाया? तो पुर्तगालियों ने करवाया। और क्या इन्होंने किया? जापान और भारत के साथ, जापान और भारत के साथ व्यापार शुरू करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? व्यापार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इन पुर्तगालियों को ही दिया जाता है। साथ में और क्या, ये लोग मध्य अमेरिका से, ये लोग पुर्तगालियों ने मध्य अमेरिका से कुछ फसल लेके आए, जैसे तंबाकू, तंबाकू, आलू, मक्का, ये लोग मध्य अमेरिका से लाके भारतीयों को परिचित करवाए। और क्या इन लोगों ने किया? इन लोगों ने कुछ ऐसी खेती करने के लिए भारतीयों को प्रोत्साहित किया जिसकी हमको जानकारी नहीं थी। इन लोगों ने उससे हमें परिचित करवाया और साथ में प्रोत्साहित किया कि आप इस खेती को करिए, काफी मुनाफा होगा, और हम लोग भी उस खेती को करने के लिए तत्पर हुए। जैसे काजू, पपीता, बादाम, मूंगफली, इन खेतियों को करने के लिए इन लोगों ने प्रोत्साहित किया और परिचित भी हमको सबसे पहले इन पुर्तगालियों ने कराया। सबसे अच्छी चीज हमको इन लोगों ने क्या सीख दिया कि इन लोगों के नकल हम लोगों ने किया कि अगर अपने व्यापार को बढ़ाना है और सुरक्षित व्यापार करना है तो नौसेना अत्यधिक मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 1961 ईस्वी तक पुर्तगाली टिके हैं तो इनका सबसे मुख्य मुद्दा क्या था कि इनकी नौसैनिक शक्ति काफी मजबूत थी और उस नौसैनिक शक्ति के साथ ही इन लोगों ने व्यापार को बढ़ाया और सामुद्रिक साम्राज्य से होते हुए स्थलीय साम्राज्य भी विस्तारित किया। किसकी सहायता से? तो नौसेना की सहायता से। नौसेना इनकी इतनी मजबूत थी कि जिसकी नकल बाद में काफी लोगों ने किया और अपनी नौसैनिक शक्ति को काफी मजबूत किया। कल की क्लास में हम लोग इससे जो भी आगे हैं, यूरोपीय आते हैं, भारत में व्यापार करते हैं, उनसे क्या प्रश्न निकल के आता है, हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।